गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। स्वागत है आपका मेरे इस यूट्यूब चैनल मेजर टारगेट में, जिसका एकमात्र उद्देश्य है बिहार में टॉपर देना। इसके साथ ही आप सबों को 75वें स्वतंत्रता दिवस की ढेर सारी बधाई। तो आज हम लोग फिजिक्स के प्रथम चैप्टर प्रकाश का परावर्तन वर्ग दशम के तीसरे पार्ट पर हम लोग जाएंगे। और तीसरे पार्ट का पहला प्रश्न यहाँ पर आपके सामने स्क्रीन पर आ चुका है। ये पहला प्रश्न है, प्रकाश के गति के आधार पर वस्तु का वर्गीकरण करें। प्रकाश के गति के आधार पर वस्तु का वर्गीकरण करें। जी हाँ दोस्तों, क्लासिफाई द ऑब्जेक्ट ऑन द बेसिस ऑफ मोशन ऑफ लाइट। तो प्रकाश के गति के आधार पर वस्तुओं को क्या कहा गया है कि यहाँ पर 3 भागों में बांटा गया है। पहला आप देख रहे हैं कि ये पारदर्शी वस्तु है। ऐसी वस्तुएं जो कि जिनसे होकर के प्रकाश आर पार जा पाती है। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं चित्र में शीशा है और यहाँ पर शुद्ध जल है, जिससे होकर के क्या होती है कि प्रकाश आर पार जा पाती है। तो ये दोनों जो है हमारा कैसा है, शुद्ध शीशा और शुद्ध जल कैसा है, पारदर्शी वस्तु के उदाहरण हैं, जिसको हम लोग ट्रांसपेरेंट भी कहते हैं। शुद्ध जल और बिना पॉलिश किया हुआ शीशा, ये दोनों क्या है, हमारे पारदर्शी यानी कि ट्रांसपेरेंट वस्तु के उदाहरण है। आगे हम लोग बढ़ते हैं दोस्तों। दूसरा है अपारदर्शी, जिसको हम लोग ओपेक बोलते हैं दोस्तों। ओपेक कहने का अर्थ है कि ऐसे वस्तुएं या ऐसे पदार्थ जिससे होकर प्रकाश आर पार नहीं जा पाती है, वो अपारदर्शी कहलाती है। जैसे लकड़ी, किताब, लोहा। यहाँ पर देख रहे हैं कि लकड़ी पर ये प्रकाश की किरण पड़ रही है और आर पार नहीं जा रही है, तो ये अपारदर्शी है। आगे आपको कॉन्सेप्ट मिलेगा दोस्तों छाया का। जैसे ही अपारदर्शी वस्तु पर प्रकाश पड़ती है और चारों ओर किनारे पर भी पड़ती है, तो क्या बन जाता है, छाया, शैडो बनता है। तो छाया के कॉन्सेप्ट को हम लोग आगे जानेंगे चैप्टर में। और यहाँ पर किताब देख लेते हैं। यहाँ पर आप लोहा को देख रहे हैं, इस पर प्रकाश पड़ रही है, लेकिन प्रकाश क्या हो रही है, आर पार नहीं जा पा रही है दोस्तों। तो हम लोग अब आगे चलते हैं तीसरे टाइप्स पर। तीसरा है पारभासी। सबसे जो महत्वपूर्ण है वो है क्या, पारभासी, जिसको हम लोग ट्रांसलूसेंट बोलते हैं। ऐसे पदार्थ जिससे होकर प्रकाश का कुछ हिस्सा आर पार जा पाती है। यदि हम अपने यहाँ पर चित्र के द्वारा दिखाए तो इस प्रकार प्रकाश आया और पूरा प्रकाश पार नहीं कर पाया, कुछ हिस्सा उसका पार कर पाया, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ट्रांसलूसेंट या पारभासी या अर्धपारदर्शी। पारभासी या क्या कहते हैं उसको, अर्धपारदर्शी। तो इसका उदाहरण है, ये ऑब्जेक्टिव में आता है। ऑब्जेक्टिव के लिए महत्वपूर्ण है रगड़ा हुआ शीशा दोस्तों और तेल लगा हुआ कागज। ये दो महत्वपूर्ण उदाहरण है किसके, पारभासी ऑब्जेक्ट के। अब हम लोग यहाँ पर प्रकाश के एक गुण को देख लेते हैं कि प्रकाश का गुण कौन सा है। तो प्रकाश का गुण है प्रकाश का अवशोषण, एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट। प्रकाश की वह घटना जिसमें प्रकाश वायुमंडल में मौजूद कणों द्वारा अवशोषित होता है, उसे प्रकाश का अवशोषण कहते हैं। और ये प्रकाश अवशोषित होकर के क्या कर देती है, इसको छितरा देती है, जिसे हम लोग ने पिछले पार्ट में पढ़ा है, प्रकाश का प्रकीर्णन, स्कैटरिंग ऑफ लाइट। और उसी से हमारा क्या निकलता है दोस्तों, टिंडल प्रभाव। इसके बारे में हम लोगों ने पिछले पार्ट में विस्तृत रूप से चर्चा कर ली है। तो आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला हमारा जो है महत्वपूर्ण प्रश्न, बहुत ही आसान, और यह है प्रकाश का परावर्तन। व्हाट इज रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, और परावर्तन के नियमों को लिखे। मोस्ट इंपॉर्टेंट VVI प्रश्न है दोस्तों, इसको आप ले लीजिए। शॉर्ट क्वेश्चन के लिए आता है, ऑब्जेक्टिव के लिए आता है। जब कोई प्रकाश किरण, जी हाँ दोस्तों, जब कोई प्रकाश किरण किसी माध्यम से चलकर किसी चिकने सतह या दर्पण से टकराने के बाद पुनः उसी माध्यम में लौट जाती है, उसे प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। यहाँ पर आप देख रहे हैं ये एक दर्पण है और दर्पण से ये प्रकाश की किरण क्या हो रही है, टकरा करके फिर उसी माध्यम में क्या हो जा रही है, लौट जा रही है। यहाँ पर एक लंब डाला गया है और इस प्रकार इस घटना को, जब प्रकाश किसी माध्यम से आए और किसी चिकने सतह या दर्पण से टकराने के बाद फिर उसी माध्यम में लौट जाए, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्रकाश का
परावर्तन, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट बोलते हैं। जी हाँ दोस्तों, प्रकाश के परावर्तन के दो नियम हैं। पहला नियम, आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर डाला गया लंब तीनों एक ही बिंदु या तल पर होते हैं। आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर डाला गया लंब तीनों क्या होते हैं, एक ही बिंदु पर होते हैं। और आपतन कोण और परावर्तन कोण क्या होते हैं दोस्तों, बराबर होते हैं, जिसे हम लोग कोण आई बराबर कोण आर कहते हैं। यहाँ पर चित्र में थीटा के लिए दिखाया गया है, ये कोण आई है और ये कोण आर है। दोनों कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर आप जान लीजिए कि आपतित किरण और अभिलंब के साथ मिलकर क्या बनता है, आपतन कोण, और परावर्तित किरण और अभिलंब के साथ मिलकर क्या बनता है, परावर्तन कोण बनता है दोस्तों। प्रकाश का अपवर्तन क्या है। जिस प्रकार प्रकाश परावर्तन की घटना को दिखाती है, ठीक उसी प्रकार प्रकाश क्या करती है, अपवर्तन की घटना को दिखाती है। परावर्तन में दो प्रकाश सेम उसी माध्यम में लौट जाती थी, लेकिन अपवर्तन में क्या होगा कि माध्यम चेंज होगा, सघन से विरल या विरल से सघन। तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं, जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो प्रकाश की दिशा में हुए परिवर्तन को प्रकाश का अपवर्तन कहा जाता है। जैसे यहाँ पर मान लीजिए हवा है, एयर है, और यहाँ पर आपका पानी है दोस्तों। तो हवा से कहाँ प्रकाश जा रही, पानी में जा रही है। तो ये चेंज हो गया, इसका डायरेक्शन थोड़ा सा क्या हो गया, चेंज हो गया। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, प्रकाश का अपवर्तन बोलेंगे। जब प्रकाश विरल से सघन में जाती है तो अभिलंब की ओर मुड़ जाती है, जैसा कि यहाँ पर आप देख रहे हैं अभिलंब की ओर मुड़ी हुई है। इसके विपरीत जब प्रकाश सघन से विरल में जाती है तो अभिलंब से दूर चली जाती है। यहाँ पर आपतित किरण है, ये विरल माध्यम है और ये सघन माध्यम है। और आपने देख रहे हैं यहाँ की पी से प्रकाश किरण चल करके यहाँ पर क्यू होते हुए आर दिशा में थोड़ा अभिलंब की ओर मुड़ती हुई यहाँ पर चली गई है। तो इस प्रकार जब एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रकाश जाती है तो उसे हम लोग क्या कहते हैं दोस्तों, उसे हम लोग कहते हैं प्रकाश का अपवर्तन। और एक माध्यम से फिर उसी माध्यम में चली जाती है दर्पण से टकराकर, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं दोस्तों, उसे कहते हैं हम लोग प्रकाश का परावर्तन। कई बार परावर्तन और अपवर्तन में अंतर पूछा जाता है, तो अंतर बताने के लिए दोनों नियमों को भी लिख लेंगे और परिभाषा को भी हम लोग देख लेंगे। तो अपवर्तन के नियम को आगे हम लोग देख रहे हैं। प्रकाश के अपवर्तन के भी दो नियम है दोस्तों। प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम है, दो। पहला, आपतित किरण, अपवर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर डाला गया लंब तीनों एक ही तल पर होते हैं। ये आपतित किरण, ये अपवर्तित किरण और ये लंब, ये तीनों क्या होते हैं सर दोस्तों, एक ही बिंदु पर होते हैं। और ये आपतित किरण, ये अपवर्तित किरण और ये लंब तीनों एक ही बिंदु पर होते हैं। और दूसरा होता है कि किसी खास दो माध्यम के लिए आपवर्तन कोण और अपवर्तन कोण का मान स्थिर रहता है, जिसे हम लोग दिखाते हैं साइन आई बटे साइन आर बराबर म्यू। इसे हम लोग क्या कहते हैं दोस्तों, इसे हम लोग स्नेल का नियम भी कहते हैं। इसे क्या कहते हैं, स्नेल का नियम। किसका नियम, स्नेल नाम के वैज्ञानिक ने खोजा था। कुछ बुक्स इसको न्यू के द्वारा दिखाते हैं। ये यू के आगे में हम लोग जब ये लाइन ऐसे लगा देते हैं, ये न्यू कहलाता है दोस्तों। ये ग्रीक के ये वर्ड है, और या इसको हम लोग एन के द्वारा दिखाते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार हम लोग एन या न्यू के द्वारा किसको दिखाते हैं, हम लोग प्रकाश के अपवर्तन के स्थिरांक को दिखाते हैं। ये एक स्थिरांक होता है दोस्तों, किसी भी खास दो माध्यम के लिए इसका मान जो होता है क्या होता है, वो स्थिर होता है। इसीलिए इसको क्या कहा जाता है दोस्तों, स्थिरांक कहा जाता है। और इसे स्नेल का नियम भी हम कहते हैं, क्योंकि इसकी खोज किसके द्वारा की गई थी, स्नेल के द्वारा की गई थी। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न अब आपके सामने आ चुका है स्क्रीन पर। यह है, प्रकाश का वर्ण विक्षेपण क्या है। जी हाँ दोस्तों, प्रकाश का वर्ण विक्षेपण क्या है, व्हाट इज डिस्पर्सन ऑफ लाइट। जी हाँ दोस्तों, आप यहाँ पर देख रहे हैं कि एक प्रिज्म है आपके सामने, और श्वेत प्रकाश प्रिज्म से क्या कर रही है, टकरा रही है। तो टकराने के बाद क्या होती है, लौटती नहीं है, श्वेत प्रकाश उसमें प्रवेश कर जाती है। श्वेत प्रकाश का क्या होता है दोस्तों, अपवर्तन होता है। और अपवर्तन होने के बाद यहाँ देखते हैं कि पर्दे पर 7 रंगों की पट्टी प्राप्त होती है, जिसको हम लोग कोड के द्वारा विबग्योर के रूप में जानते हैं। विबग्योर हम लोग किधर से लिखेंगे, नीचे से लिखेंगे। V फॉर वायलेट, I फॉर इंडिगो, B फॉर ब्लू, G फॉर ग्रीन, Y फॉर
येलो ओ फॉर ऑरेंज एंड आर फॉर रेड। जी हाँ दोस्तों, वायलेट मीन्स बैगनी, इंडिगो मीन्स आसमानी, ब्लू मीन्स नीला, ग्रीन मीन्स हरा, येलो मीन्स पीला, ऑरेंज मीन्स नारंगी और रेड मीन्स लाल। इस प्रकार जब भी श्वेत प्रकाश का प्रिज्म से अपवर्तन कराया जाता है तो पर्दे पर 7 रंगों की पट्टी प्राप्त होती है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, स्पेक्ट्रम कहते हैं, जिसको हम लोग आगे जानेंगे। और यहाँ पर देखेंगे कि प्रकाश क्या हो जाती है, टूट जाती है, रंगों में बट जाती है। इस घटना को हम लोग क्या कहते हैं, प्रकाश का वर्ण विक्षेपण। और यहाँ पर क्या हम लोग को प्राप्त होता है, विबग्योर प्राप्त होता है, VIBGYOR। यहाँ पर ऊपर से दिया गया है, और चूंकि यहाँ पर नीचे से दिया गया है कि ये सही क्रम है इसका, कि वायलेट का जो है वेवलेंथ यानी कि तरंगदैर्घ्य सबसे कम होता है और रेड का सबसे अधिक होता है। वायलेट के नीचे अल्ट्रा वायलेट और रेड के नीचे इंफ्रा रेड। रेड के ऊपर इंफ्रारेड और वायलेट के नीचे अल्ट्रा वायलेट होते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार हम लोग विबग्योर के द्वारा या बेनी आह फिनाला के द्वारा हम लोग इस 7 रंग को ज्ञात कर सकते हैं, जान सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, श्वेत प्रकाश जब प्रिज्म से अपवर्तित होती है या अपवर्तन उसका कराया जाता है तो वह अपने अवयवी रंगों या वर्णों में बंट जाती है, जिसको क्या कहा जाता है, प्रकाश का वर्ण विक्षेपण कहा जाता है। इसी कॉन्सेप्ट पर हम देखते हैं कि जब प्रिज्म से ये श्वेत प्रकाश गुजरती है तो ये 7 रंगों की पट्टी पर्दे पर प्राप्त होती है। इस पट्टी को हम लोग क्या कहते हैं दोस्तों, 7 रंगों की पट्टी को प्राप्त करते हैं, इसे वर्णपट या वर्णक्रम कहते हैं, या स्पेक्ट्रम भी बोलते हैं। इसको क्या कहते हैं दोस्तों, स्पेक्ट्रम। स्पेक्ट्रम भी इसको बोलते हैं। स्पेक्ट्रम एक अंग्रेजी का शब्द है, लेकिन हम लोग इसको स्पेक्ट्रम भी बोलते हैं। तो श्वेत प्रकाश का जब प्रिज्म से अपवर्तन कराया जाता है तो वो 7 रंगों में बट जाती है और 7 रंगों की पट्टी पर्दे पर हमें प्राप्त होती है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं दोस्तों, जिसे हम लोग वर्णक्रम, स्पेक्ट्रम या प्रकाश का वर्ण विक्षेपण या स्पेक्ट्रम कहते हैं। ठीक है, इस प्रकार हम लोग 3-4 प्रश्न को यहाँ पर हम ले लेते हैं, और इस प्रकार यहाँ पर एक देखते हैं हम लोग विबग्योर का जो हमको ये मिलता है, ये दृश्य प्रकाश है। विबग्योर क्या होता है दोस्तों, विबग्योर क्या होता है दोस्तों, विबग्योर दृश्य प्रकाश होता है। विबग्योर क्या होता है दोस्तों, विबग्योर दृश्य प्रकाश होता है। ये जो विबग्योर अभी आप देख रहे हैं ये क्या होता है, दृश्य, इसी को हम लोग देख पाते हैं। इससे ऊपर और नीचे जितने भी प्रकाश होते हैं, जैसे इंफ्रावेव, रेडियो वेव, माइक्रोवेव, इधर एक्सरे, गामा वेव, अल्ट्रावायलेट, ये सब को हम लोग देख नहीं पाते, ये अदृश्य होते हैं। ठीक है दोस्तों, तो इस प्रकार हम लोग वर्णक्रम को देख लेते हैं। और आप लोगों ने जो सवाल पूछा गया था पिछले पार्ट में कि प्रकाश हमेशा सीधी रेखा में गमन क्यों करती है, इसका कई लोगों ने जवाब भी दिया है, और इसका जो सटीक जवाब है इसे मैं बता रहा हूँ। आप देख ले कि ब्रह्मांड में जब भी कोई घटना घटती है और उस घटना में दूरी तय करने का प्रश्न होता है, किस चीज़ का, दूरी तय करने का, तो उस रास्ते का चयन होता है जो सबसे संक्षिप्त हो। उस रास्ते का चयन होता है जो सबसे संक्षिप्त हो, सबसे छोटा हो, सबसे शॉर्ट हो, सबसे छोटा हो, सबसे शॉर्ट हो। तो छोटा या सबसे शॉर्ट रास्ता क्या होता है, एरोप्लेन जाते हैं, बस जाती है, ट्रेन जाती है। तो ट्रेन क्या करती है, घूम घूम के जाती है, टेढ़ा मेढ़ा रास्ता होता है, सड़क भी टेढ़ा होता है, लेकिन एरोप्लेन क्या करती है, सीधे चले जाती है। तो उसी तरह से सीधा क्या होता है, सबसे छोटा रास्ता होता है। इसीलिए प्रकाश किस तरह गमन करती है, सीधी रेखा में गमन करती है। तो क्लियर हो गया है कॉन्सेप्ट। वीडियो यदि पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कर दें दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को शेयर करना ना भूलें, क्योंकि मेजर टारगेट चैनल का एकमात्र उद्देश्य है बिहार में टॉपर्स देना। और अपने जो भी दोस्त हैं, मित्र हैं, साथी हैं, जो भी वर्ग दशम का तैयारी कर रहे हैं या करने वाले हैं, उन्हें ज़रूर इस चैनल से जोड़ने का प्रयास करें। धन्यवाद दोस्तों। एक बार फिर से 75वें स्वतंत्रता दिवस की ढेर सारी बधाइयों के साथ आपसे विदा लेते हैं, इस शुभकामना के साथ फिर एक बार नए वीडियो के साथ, नए उत्साह के साथ हाजिर होंगे।